डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर ACSV 03 इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजी के ब्लॉक 2 इम्प्लीकेशंस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। पिछले क्लास में हमने इसी ब्लॉक का कुछ पार्ट किया था। आज हम उसके आगे का पार्ट करने जा रहे हैं। संज्ञात्मक विकास में दृष्टि हानि के निहित प्रभाव। दृष्टिबाधित बच्चे के संज्ञात्मक विकास पर दृष्टि हानि का गहरा प्रभाव पड़ता है। दृष्टिबाधित बच्चों में संज्ञात्मक विकास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गति के उपयोग को प्रभावित करता है। ऐसे ही प्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं जो देखने के तुरंत बाद कारण और प्रभाव संबंध से उत्पन्न होता है, जो आमतौर पर व्यक्ति के विकास पर अक्षम्य प्रभाव डालता है। अप्रत्यक्ष प्रभाव प्राण संबंध संज्ञात्मक विकास में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दृष्टि की हानि जानकारी प्राप्त करना, जमा करना, पुनः प्राप्त करना और यौगिक प्रतिक्रिया को रोकता है। अगर हम नहीं देख पा रहे हैं तो जो भी हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है या हम ग्रहण कर रहे हैं, देखने के बाद उस चीज़ के बारे में जान रहे हैं या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं अपने दिमाग में, फिर उसके बाद पुनः उसको हम रिट्रीव करते हैं या हमको जब ज़रूरत होती है तो उस जानकारी का हम प्रयोग करते हैं। तो ये सारा हमारा प्रभावित हो जाता है दृष्टि हानि की वजह से। लोफेंड के अनुसार दृष्टिबाधित के लिए इस वजह से 3 सामान्य प्रतिबंध संज्ञात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, जो हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दृष्टि अनुभव अवधारणा को बनाने में बेहद उपयोगी है और चूँकि दृष्टि अनुभूति में एक आधिकारिक भूमिका निभाती है, इसलिए इस क्षेत्र में दृष्टिबाधित बच्चे की स्थिति और ज़रूरतें दृष्टि होती है। जिस तरह से समान बच्चे अपने आसपास से स्पष्ट ज्ञान लेते हैं, उसी तरह से दृष्टिबाधित बच्चे अपने आसपास की वास्तविकताओं का ज्ञान अलग तरीके से प्राप्त करते हैं या सीखते हैं, ग्रहण करते हैं। पूरी तरह से दृष्टिबाधित व्यक्तियों को वैचारिक संरचना विकसित करने के लिए अपनी बाकी इंद्रियों पर निर्भर करना पड़ता है, जिसमें से कि सबसे ज़्यादा हम टच का इस्तेमाल करते हैं, स्पर्शीय शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, सुनने का श्रवण का भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अधिकतर हम स्पर्शीय इंद्रियों पर ही निर्भर करते हैं। स्पर्श सार्वभौमिक आत्म नियमन की भावना और श्रवण सबसे महत्वपूर्ण संवेदी प्रवेश द्वार है, क्योंकि जो वीआई बच्चे हैं वो टच करके, फील करके और जो सुनते हैं उसके द्वारा ही वो ज्ञान प्राप्त करते हैं या अपना जो भी कार्य या ट्रेनिंग उनको लेना है, पढ़ाई में लेना है, जो सीखना है, वो सारा चीज़ वो सुन के और टच करके जो अनुभव प्राप्त करते हैं छूने के बाद, उसके द्वारा ही वो ग्रहण करते हैं। जो हमारा पहला इसमें अवधारणा रचना में निहित प्रभाव। संकल्पना महत्वपूर्ण श्रेणी उपयोग प्रभावों का संचालन है, जिसके द्वारा व्यक्ति वस्तुओं या अवसरों द्वारा प्रदर्शित प्रेक्षित वर्ग से जुड़े आंतरिक गुणों के सेट से परे जानकारी जानकर मुद्दे पर वस्तु या अवसर के वर्ग की एक निश्चित पहचान पर पहुंचता है और वहां से न देखे गए आंतरिक गुणों के बारे में आंतरिक अनुमान के लिए ये जो कहा गया है वो ब्रूनर, गुडनी, ऑस्टिन 1956 में उनके द्वारा ये कहा गया था। संकल्पना रचना की प्रक्रिया वर्गीकरण पर आधारित है, यानी तुलनाओं पर ध्यान देना और महत्वहीन मतभेदों को नज़रअंदाज करना। वर्गीकरण संवेदी अनुभवों पर
निर्भर करता है और इन संवेदी अनुभवों की कमी अवधारणा निर्माण की कमी पैदा करने में असफल नहीं होती। एक दृष्टिबाधित बच्चा अन्य इंद्रियों जैसे स्पर्श, सूंघना, सुनना आदि का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि शेष अन्य इंद्रियों द्वारा प्राप्त अवधारणाएं दोषपूर्ण होती है। कई बार जो इन्फॉर्मेशन बच्चे को मिलता है वो आधा अधूरा होता है, कंप्लीट नहीं होता है, या उनका जो कॉन्सेप्ट बनाने की प्रक्रिया है वो अच्छे तरह से वो नहीं समझ पाते। तो जिस चीज़ के बारे में वो धारणा बना रहे हैं उसमें कमियां हो जाती है। देखने और छूने से प्राप्त जानकारी अलग अलग होती है। दृष्टिवान बच्चा अपनी अवधारणा बनाने के लिए किसी भी चीज़ की कल्पना कर सकता है, लेकिन दृष्टिबाधित बच्चा अपनी अवधारणा बनाने के लिए ऐसा नहीं कर सकता है। क्योंकि कई बार हम बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं जो चीज़ हमारे पास लाइव नहीं है उसका भी, कि कभी बच्चा देखा होगा या हम बोलते हैं कि वो मान लो इस तरह का होगा, तो जो दृष्टिमान बच्चे हैं वो विजुलाइज या फिर कल्पना करने का प्रयास करते हैं कि इस तरह का हो सकता है, तो उससे उनका कुछ हद तक जो डिफ़िकल्टी है कंसेप्ट बनाने के दौरान वो सॉल्व होता है। ऐसा बच्चा अपने अवधारणा को भागों में पूर्ण की ओर निर्मित करता है, इसलिए ऐसे बच्चों को अवधारणा बनाने में कुछ कठिनाइयाँ होती है। तो कुछ जो वीआई बच्चे उनका जो स्पर्श की क्षमता है या श्रवण की क्षमता है अगर पूर्ण तरह से विकसित नहीं है तो उसको हम और ट्रेनिंग देके अच्छा से डेवलप कर सकते हैं। सूंघने की शक्ति है तो इससे ट्रेनिंग के द्वारा जो वीआई बच्चे हैं उनको हम इन क्षमताओं में और कौशलपूर्ण या अच्छे से हम उनको ट्रेनिंग देके उनकी क्षमता का विकास कर सकते हैं, ताकि इन इंद्रियों का वो अच्छे से प्रयोग कर सके और उनके सीखने में, ट्रेनिंग लेने में, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में सब में सहायता प्राप्त हो उन्हें। दूसरा हमारा भाषा के विकास में निहित प्रभाव। दृष्टिबाधित बच्चे के साथ साथ दृष्टिवान बच्चे के लिए भी भाषा विकास संचार का सबसे महत्वपूर्ण रूप है। दृष्टिवान बच्चा अपने शारीरिक हाव भाव के माध्यम से जानकारी एकत्र कर सकता है, लेकिन दृष्टिबाधित बच्चा ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनको देखने की क्षमता में कठिनाई है या दिक्कत है। इस कारण से दृष्टिवान बच्चे की तुलना में दृष्टिबाधित बच्चा भाषा विकास के कुछ क्षेत्रों में दृष्टिवान बच्चों से काफ़ी भिन्न होते हैं, या उनका जो स्पीच डेवलपमेंट है वो थोड़ा डिले हो जाता है, या फिर कुछ अंतराल में या कुछ वर्षों के बाद, जैसे जो नॉर्मल चाइल्ड है वो उनसे हो सकता है वो 6 महीने बाद उस चीज़ को सीखे। यह अंतर माध्यम से सीखने के कारण है। दृष्टिवान बच्चा दूसरों द्वारा बोले गए शब्दों को समझ सकता है, लेकिन दृष्टिबाधित बच्चा देख नहीं सकता और बोले गए शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाता। इसलिए दृष्टिबाधित बच्चे अर्थ को जाने बिना शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई बार जो बच्चे देख सकते हैं तो वो जो शब्द सुन रहे हैं और जो इमेज है उनके पास उसको रिलेट करते हैं, फिर उसका अर्थ समझते हैं या उनको आसानी होती है। लेकिन जो वीआई बच्चे हैं वो देख नहीं पा रहे हैं, तो जो बोला जा रहा है और किस बारे में बोला जा रहा है तो ये उनका क्लियर नहीं होता। कई बार जैसे नॉर्मल बच्चे भी कई बार देखते हैं कि कार्टून में कुछ शब्द उन्होंने सुन लिया, या टीवी पे सीरियल में, मूवी में, फिल्मों में, लेकिन उसका वो मतलब नहीं समझ रहे हैं और कहीं भी हम प्रयोग कर देते हैं। तो इस तरह से जो कई बार वीआई बच्चों के साथ भी होता है कि वो आवाज़ तो सुन रहे हैं, वो शब्द सुन रहे हैं, लेकिन उसका वो प्रॉपर मीनिंग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने सुना है इसलिए वो कई बार उसका इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन उस शब्द का क्या सही में अर्थ है और कहाँ पे हमको इस्तेमाल करना है वो भी हमें जानना पड़ता है। अधिकांश माता पिता भाषा के विकास के लिए शब्दावली सिखाने की कोशिश नहीं करते, जो दृष्टि अनुभव पर आधारित होती है, और इस प्रकार वे बच्चे को भ्रमित करते हैं। कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम सिखाते नहीं है, लेकिन बच्चा अपने आप ही देख के सीख जाता है। तो ये यहाँ पे जो वीआई बच्चे हैं उनके साथ ये नहीं हो पा रहा है या वो नहीं कर पा रहे क्योंकि वो देखने में सक्षम नहीं है।
फिर हमारा भाषा विकास में जो पहला है वो नकल। समान बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो दूसरों की नकल करके सीखता है। अगर आपके घर में या आसपास कोई छोटा बच्चा होगा तो आप देखते हो कि जो चीज़ आप बोल रहे हो वो उसका रिपीट करता है। रिपीट करके या आपकी नकल करके आप कैसा पोस्चर बनाते हो, फेशियल इंप्रेशन आपका कैसा है, तो वो बच्चे जो हैं वो हर चीज़ नकल करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो वो नकल करके सीख जाते हैं, लेकिन ये जो हमारे वीआई बच्चे हैं उनके साथ ये संभव नहीं हो पाता है। संपूर्ण संचार, हस्ताक्षर और उंगली की वर्तनी सहित नकल के विकास में निहित है। नकल बच्चे में प्रतीकात्मक अर्थ की शुरुआत का संकेत देती है। दृष्टिबाधित बच्चों को विलंबित अनुकरण के विकास के लिए नियोजित व्यवस्थित निर्देश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो समान बच्चे वो नकल करके सीख रहे हैं, आपको कॉपी कर रहे हैं, लेकिन जो वीआई बच्चे हैं उनको हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उनके लिए हमको एक व्यवस्थित जो वातावरण है घर का या सिखाने का वो हमको बनाना है। उनके लिए हम क्या क्या कैसे उनको सिखाना स्टार्ट करें, कौन सा शब्द हम पहले सिखाएं, तो ये सारा हमें अच्छे से पहले व्यवस्थित करना है और उनको इंस्ट्रक्ट करके जो दृष्टिबाधित बच्चे उनको सिखाने की ज़रूरत होती है। फिर हमारा भाषा का प्रयोग। दृष्टिबाधित बच्चा दृष्टिवान बच्चों की तुलना में जल्दी बातें कर सकता है और नकल कर सकता है, लेकिन अपनी इच्छाओं को बताने के लिए शब्दों का संयोजन करते समय देरी दिखा सकता है। दृष्टिबाधित बच्चा मुख्य रूप से भाषा का उपयोग अपनी तत्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने या वर्तमान गतिविधियों का वर्णन के लिए करता है। वो कुछ प्रश्नों की शुरुआत करता है और उसके विशेषणों का प्रयोग कम होता है। दृष्टिबाधित बच्चा उन ध्वनियों को ग्रहण कर सकता है जिनसे भाषा बनती है, लेकिन वक्ता द्वारा इच्छित अर्थ को नहीं समझ पाता। तो कई बार कोई सेंटेंस है तो वो अगर बोल रहे हैं और वो कंप्लीट नहीं है या उसमें कुछ शब्द छूट रहे हैं तो भी जो अगला व्यक्ति है उसको समझने में कठिनाई हो सकती है। या फिर हम जब भाषा का प्रयोग करना सिखाते हैं तो बच्चे अपनी बातों को शेयर करें, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, वो किस तरह से हम बता सकते हैं। तो इस तरह से हमें बच्चों को भाषा प्रयोग करना सिखाना है। जैसे एक छोटा बच्चा अगर उसको पानी प्यास लगा है तो बहुत छोटा हो तो स्टार्टिंग में वो सिर्फ माम या फिर जहाँ पे आपका जग रखा हुआ है पानी से भरा हुआ या फिर वो वहाँ पे बताएगा या आपको लेके जाएगा। तो किस तरह से अपनी बातों को बताना है या अपनी ज़रूरतों को बताना है, वो कैसे बताए, तो ये चीज़ें भी हमें जो वीआई बच्चे उनको हमें सिखाने की, और जो गतिविधियों का हम वर्णन कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले कौन सा क्रम के हिसाब से पहले कौन सा आएगा फिर दूसरा कौन सा होगा। तो इस तरह से अगर बच्चे को प्रश्न पूछना है तो वो किस तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अगर उसको क्लियर नहीं है या वहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही है तो रुक के क्या ये जो आप बता रहे हैं उसके बीच में आपको इंटरप्ट कर सकता है, आपसे पूछ सकता है। तो इस तरह से हमें वीआई बच्चों को भाषा का प्रयोग करना सिखाना है। उनके संवेदी अनुभवों को आसानी से भाषा में कोडित नहीं किया जा सकता। वो वाक्यांशों और वाक्यों को अपनी स्मृति में संग्रहित कर सकता है और उन्हें संदर्भ से बाहर दोहरा सकता है। दृष्टिबाधित बच्चे की भाषा अक्सर ऐसी होती है जो शब्दानुकरण, परिरक्षक और अर्थहीन होती है। दृष्टिबाधित बच्चे की प्रारंभिक भाषा दुनिया के बारे में उसके विकासशील ज्ञान को प्रतिबिंबित नहीं करती है, बल्कि दूसरों की भाषा के बारे में उसके ज्ञान को प्रतिबिंबित करती है। कि आसपास जो बच्चा सुन रहा है कई बार वो चीज़ बोलते हैं, लेकिन कई बार उनको एक्सप्रेस करना है या फिर वो क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं वो हम नहीं समझ पाते। तो उनके साथ जब हम उनको सिखाने का प्रयास करते हैं, जैसे छोटे बच्चे का आमतौर पर जो वो क्या मांग रहे हैं या क्या बोल रहे हैं घर में सिर्फ उसकी मदर, अधिकतर मदर समझती है, थोड़ा बहुत उसके
पापा भी समझ जाते हैं, और जो पड़ोसी हैं या जो रिलेटिव है वो पहली बार अगर सुनते हैं तो नहीं समझ पाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जो वीआई बच्चे को जब हम भाषा का प्रयोग करना है या भाषा एक सेंटेंस बोलना है तो हम सिखाते हैं, तो उस दौरान कई बार हो सकता है कि जो बच्चा बोल रहा है वो हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो और एक ही चीज़ को बार बार अगर दोहरा रहा है तो किस तरह से हम उसको ट्रेनिंग दें या उनको सिखाएं कि वो अपने क्या कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट हो, और भाषा का प्रयोग करना भी अच्छे से सीखें। फिर हमारा नेक्स्ट है व्यक्तिगत सर्वनाम। व्यक्तिगत सर्वनाम में मैं का सही ढंग से उपयोग करने के लिए एक बच्चे को खुद को पर्यावरण से अलग होने की भावना स्थापित करनी होगी। जैसे अगर हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग मैं की जगह हम भी इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ है, वहाँ पे वो, तो यहाँ पे हमारे पास से बहुत सारे लोग हो सकता है 2-3 लोग हो, लेकिन सिर्फ मुझे अपने आप को ही बताना है तो वहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये चीज़ मेरे पास है। तो मैं शब्द का है वो किस तरह से उपयोग करना है, किस तरह से वो बच्चे को उसके बारे में बताना है, इसका भी हमें ध्यान रख के सिखाना है। चूँकि एक जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, बच्चे में आत्म अवधारणा के विकास में देरी होती है, इसलिए वह व्यक्तिगत सर्वनामों के उपयोग को भ्रमित करता है, खुद को संदर्भित करने के लिए दूसरों और तीसरे व्यक्तिगत सर्वनाम या अपने नाम का उपयोग बढ़ाता है। कई बार वो मैं के जगह पे अपने नाम, जो भी नाम है उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो हमें ये देखने का या बच्चे को समझने का प्रयास करना है कि वो अगर कुछ नाम ले रहा है, संजय, संदीप, तो वो उसी का नाम है, तो उस नाम के द्वारा वो अपने आप को संबोधित कर रहा है या अपने बारे में कहना चाह रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट है अनुभव। दृष्टिबाधित बच्चा अक्सर अज्ञात भय के कारण खोजबीन जो एक्सप्लोर करने में झिझकता है। जैसे अगर नॉर्मल चाइल्ड है तो आप देखोगे घर के सारे सामान वो बिखेर देगा, कुछ भी खोल देगा, किस में लगाना है, क्या करना है, सामान को ख़राब कर देगा, हर चीज़ को वो मतलब उससे लिखने का या रगड़ने का प्रयास करेगा। हर चीज़, पेन है, पेंसिल है, कुछ भी किचन के सामान है, तो आप देखोगे सारा चीज़ को, क्योंकि वो एक्सप्लोर, और इससे क्या होता है अगर घर में कोई नहीं है तो हर एक सामान को बच्चा है वो उसको जानना रहता है। अगर कैंची है तो उसे कैसे कटेगा, फेविकॉल है, चिपकाना है, तो सारा चीज़ को वो अपने हिसाब से ट्राई करने का प्रयास करते हैं कि कैसे होता। अगर आपको करते हुए अगर देख लिया है तो बच्चे इस ताक में रहते हैं कि आप ना हो तो उस चीज़ का वो फिर उस तरह से इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे जो वीआई बच्चे हैं वो ये चीज़ ना के बराबर करते हैं, या फिर उनको क्योंकि देखने की क्षमता में भी कमी है तो इस वजह से भी वो नहीं कर पाते, और कई बार झिझकते भी हैं ऐसे करने के लिए। उसे अक्सर ऐसे वयस्कों द्वारा खोजबीन करने से भी हतोत्साहित किया जाता है जो अत्यधिक सुरक्षात्मक होते हैं। कई बार हम बच्चे को भी बोलते हैं कि आप इसको टच मत करना, या इसको मत लेना, या कट जाएगा, चाकू है, तो हम छोटे बच्चे को उन सब चीज़ों से दूर रखते हैं और उनको इस्तेमाल करने नहीं देते हैं। या कई बार अगर सामान ख़राब हो गया तो हम बच्चे को भी डांट देते हैं कि इसको क्यों ऐसा किए हो, तो वहाँ पे बच्चे उत्साहित हो सकते हैं कि हमें डांट मिलती है इसलिए हम ना करें। कई बार उनका इससे सुरक्षा भी रिलेटेड होता है कि अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। मूत्र अनुभवों के बिना बच्चा सार्थक अवधारणा या उनके बारे में वर्णन करने या सोचने के लिए भाषा विकसित नहीं कर पाएगा। जो सामान है या लाइव हम दिखाते हैं तो वो अगर बच्चे को प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं तो भी बच्चे को भाषा विकसित करने में कठिनाई होगी, या वो क्लियरली उसके बारे में अपनी अवधारणा है, अनुभव है, वो नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर फ्रूट्स के नाम ही ले लो या सब्जियां हैं, तो हम जब उसके बारे में हम बता रहे हैं कि ये आलू है, बैंगन है, तो हम उसको लाइव दे भी रहे हैं, तो उसका आकार है, उसको टच करके अनुभव करेंगे तो उनका उसके बारे में जो अवधारणा है तो वो उसकी अवधारणा वो अपने अनुभवों के द्वारा बना सकते हैं। तो इससे भी उनको बहुत मदद मिलती है। फिर हमारा तीसरा है बौद्धिक विकास।
यह माना गया है कि दृष्टिबाधित बच्चे का बौद्धिक विकास दृष्टिवान बच्चे की तुलना में देरी से होता है, धीमे गति से होता है। दृष्टिबाधित बच्चा शीर्ष इंद्रियों के माध्यम से अपने आसपास के वातावरण की अवधारणा बनाता है। जो भी उनके पास अगर थोड़ी बहुत देखने की क्षमता बची हुई है तो, या फिर सुनने की क्षमता से, सूंघने की क्षमता से, स्पर्शीय क्षमता से, लेकिन दृष्टि इंद्रिय द्वारा प्राप्त जानकारी अवधारणा बनाने में कहीं अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि हम जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो 80% काम हमारा देखने से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो वीआई बच्चे उनको देखने की क्षमता नहीं है या बहुत ही कम शेष बची हुई है, तो यहाँ पे उनकी कठिनाई बढ़ जाती है। स्पर्श की अनुभूति वाला दृष्टि अंतबाधित बच्चा दूर, बहुत बड़ा, बहुत छोटा, इन सब चीज़ों को अवधारणा बनाने में उनको कठिनाई होती है या देरी से बनती है। जैसे अगर इंसेक्ट है, तितली, बटरफ्लाई, या फिर जैसे उनको कहीं पे माचिस का इस्तेमाल करना है, आग के बारे में बताना है, तो इन सब चीज़ों की अवधारणा बनाने में उनको कठिनाई होती है या फिर देरी होती है। दृष्टिबोध के बिना कोई भी इन चीज़ों के बारे में अपनी अवधारणा नहीं बना सकता, या बनाते भी हैं तो दिक्कत होती है और थोड़ा डिले प्रोसेस में होता है। इसलिए ये सीमाएं दृष्टिबाधित बच्चे के समग्र अनुभव को और भी सीमित कर देती है। और फॉल्क 1962 ने यह भी नोट किया कि एक व्यक्ति जो अवधारणा बनाता है उसका रूप उसके अनुभव के दायरे पर निर्भर करता है। इसलिए ऐसे बच्चे की अवधारणा दृष्टिवान बच्चों की अवधारणा की तुलना में कुछ मायनों में अधिक प्रतिबंधित होती है, क्योंकि उनका जो कंसेप्ट बनाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है, या उनका जो दायरा है उसमें सीमित होकर वो बना रहे हैं। तो इसलिए जो कंसेप्ट नॉर्मल बच्चों का बनेगा उससे डिफ़र होता है जो वीआई बच्चों का बनता है। फोल्डे ने यह भी कहा है कि दृष्टिबाधित बच्चे मौखिक जानकारी द्वारा दूसरों को बताए गए अनुभवों पर अधिक निर्भर करते हैं। जो भी हम बोल के उनको बताते हैं या सुनते हैं तो उस पर वो ज़्यादा निर्भर करते हैं। फिर हमारा ज्ञान संबंधी विकास, जो इसमें पहला विश्व का निर्माण। दृष्टि क्षति वाले बच्चों में तत्वों को समन्वय और अमूर्तता के उच्च स्तर पर व्यवस्थित करने और जानकारी को स्थापित करने की सीमित क्षमता होती है। इसलिए वह ऐसी वास्तविकता का निर्माण करता है जो देखने वाले बच्चे से भिन्न होता है, क्योंकि जो भी वो कल्पना करने की शक्ति है या देखने की शक्ति है तो सब में यहाँ पे डिफरेंसेस हमको दिखाई दे रहा है। तो जो भी वो कंसेप्ट बनाते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत अंतर होता है। अवधारणा परिभाषित गुणों और संबंधों को स्थापित करने की प्रक्रिया नेत्रहीन बच्चों के लिए अधिक समस्याग्रस्त है और मार्गदर्शक के लिए कम सुलभ है। दृष्टि क्षति वाले बच्चा लगातार समस्या समाधान में लगा रहता है, लेकिन यह प्रक्रिया जो भविष्य के विकास के लिए आवश्यक है उसके लिए अधिक कठिन और कम फायदेमंद होती है, क्योंकि उनको कंटिन्यूस कुछ ना कुछ कठिनाई है या समस्या का समाधान करना पड़ता है, तो उसको सॉल्व करते हुए उनको आगे बढ़ना है। अपने आगे का जो भी ट्रेनिंग है या पढ़ाई से रिलेटेड है उन सबको लेते हुए चलना है। तो इसलिए उनका जो करने में जो भी कठिनाई होती है या वो प्रॉपर नहीं बना पाते और अधिक उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फिर है वस्तु स्थायित्व। एक स्थिर दृश्य क्षेत्र वस्तु स्थायित्व और अन्य वैचारिक कार्यों का आधार है। किसी दृष्टिबाधित बच्चे द्वारा वस्तु स्थायित्व तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसमें केवल ध्वनि संकेत के आधार पर वस्तुओं तक पहुंचने की क्षमता न हो।
इसे देखे जाने की तुलना में लगभग 1 साल बाद हासिल किया जा सकता है। जैसे जो बच्चा है वो सिर्फ आवाज़ पर किसी वस्तु तक पहुंच रहे या उसके पास जा रहे हैं। जैसे अगर हमको अपने हॉल में अगर या घर में किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है कि बच्चे को बोलेंगे जो देख पा रहे हैं कि आप सोफ़ा के पास चले जाओ, तो वो देख के वहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन अगर जो वीआई बच्चे उनको वहाँ पे जाना है तो उनको उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी, क्योंकि देख नहीं पा रहे हैं। तो फिर अगर कोई साउंड से रिलेटेड है कि वहाँ पे कोई बैठा है और उनको आवाज़ दे रहा है, तो वो तो उस आवाज़ को फॉलो करके वहाँ पे जाने का ट्रेनिंग के द्वारा या फिर उनका ओरिएंटेशन मोबिलिटी अगर वो उन्होंने सीख लिया है तो आवाज़ को फॉलो करके वहाँ पे इंडिपेंडेंटली खुद से जा सकते हैं। फिर हमारा अनौपचारिक संबंध, चूँकि कार्यों के परिणाम नहीं देखे जा सकते इसलिए दृष्टिबाधित बच्चा कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं हो सकता। वो चीज़ों को घटित करने या आनंददायक उत्तेजनाओं को बनाए रखने की अपनी क्षमता को नहीं समझ सकता। कई बार हम अगर बच्चा कुछ बनाया है, ड्राइंग बनाया है, पेंटिंग बनाया है या कुछ लिखा है, तो वहाँ पे आप उसको बोल सकते हो शाबाश अच्छा बनाया है तुमने, तो मोटिवेट होता है। तो और वो खुद भी देख रहा है। लेकिन अगर वीआई बच्चे ने कुछ ऐसा किया है, उनको हमको मोटिवेट करना है, तो वो अगर कोई कार्य करते हैं तो उनको हमको प्रेरित करना है। वो अपने कार्य को खुद नहीं देख पा रहे हैं या उनको उसमें आनंद नहीं ले पा रहे, उनको मज़ा नहीं आ रहा है, तो भी वो निरस्ता की ओर जाएंगे या उनमें करने की क्षमता या मोटिवेशन की कमी आ सकती है। फिर हमारा नेक्स्ट है स्थिरता। किसी पैटर्न की नकल करने के लिए किसी पृष्ठ पर ब्लॉकों को कैसे संरेखित किया जाए या उसके हाथों को उन्मुख कैसे किया जाए, यह समझना मुश्किल होगा यदि उनसे यह जानने के लिए विभिन्न अभिविन्यासों में वस्तुओं का अवलोकन नहीं किया गया है कि कोई वस्तु अंतरिक्ष में अपनी स्थिति की परवाह किया बिना एक ही है। तो यहाँ पे जो हमको बच्चे को पैटर्न के बारे में बताना है या अलग अलग टेक्सचर के बारे में बताना है या फिर उनको ओरिएंटेशन के द्वारा हर चीज़ के बारे में बताना, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो टच करके फील अनुभव से ही प्राप्त करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है वर्गीकरण। समान और भिन्न की अवधारणा तभी विकसित तो हो सकती है जब बच्चे उस विशिष्ट चर की पहचान करें जिस पर ध्यान केंद्रित करना है। दृष्टिबाधित बच्चों को विभिन्न आकारों में सामान्यीकरण करने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन सामान्यीकरण और साहचर्य कौशल में तेजी लाने के लिए विभिन्न समान वस्तुओं के साथ कई अनुभवों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर डिफ्रेंशिएट करना है शेप को, साइज को कि अलग अलग है, कोई ट्रायंगल शेप का है, कोई रेक्टेंगल शेप का है, तो इसका भी हमको जो वीआई बच्चे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होती है, तभी वो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। फिर हमारा चौथा है संज्ञात्मक विकास में भ्रमण की भूमिका। जो हम स्कूल से टूर लेके जाते हैं या फिर तो बच्चों को एजुकेशनल टूर, उसके द्वारा उसमें क्या भूमिका है। संज्ञात्मक विकास व्यक्ति और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उत्पाद है। उचित संज्ञात्मक विकास के लिए आवश्यक संवेदी इनपुट की कमी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कुछ कठिनाई पैदा करती है। जैसे अगर देख नहीं पा रहे हैं तो वहाँ पे जाने का उत्साह उतना नहीं होता है, बच्चे पार्टिसिपेट लेना नहीं चाहते हैं। अच्छी अवधारणा बनाने के लिए ऐसे बच्चों को नई और कल्पनाशील खेल स्थितियों के माध्यम से ऐसे संवेदी इनपुट दिया जाना चाहिए। बच्चे के पास अनुभव से इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त जानकारी को संग्रहित करने, संसाधित करने और याद रखने के सभी उपकरण होने चाहिए। अवधारणा निर्माण सहित सभी संज्ञात्मक विकास पर्यावरण के साथ बातचीत या इंटरैक्ट का एक अनुभव है। इसलिए बच्चे को उन अनुभवों को प्राप्त करने के लिए ले जाएं और उसे घर पर या कक्षा और वातावरण में नहीं मिल सकते हैं, उनके साथ अधिक से अधिक बातचीत करने के लिए। जैसे कई बार हम एजुकेशनल टूर में
इंडस्ट्रियल एरिया में भी जाते हैं, डाकघरों में, रेलवे स्टेशन पे, या नेशनल लाइब्रेरी में, नेशनल म्यूजियम में और अन्य सार्वजनिक स्थानों की यात्रा की भी योजना होती है, जो एजुकेशन से रिलेटेड या जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वो आनंदपूर्वक इंटरेस्ट दिखाए और उनको वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ जाने में मज़ा आए। और उसको खुद से भी जैसे गार्डन का अगर हमने बनाया तो गार्डन में किस तरह से वो प्लांट लगा सकते हैं, उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं, उनको भी अच्छा लगेगा कि वो खुद से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें एजुकेशनल टूर का प्लानिंग करना चाहिए। बच्चों में संज्ञात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए अन्य सभी इंद्रियों के माध्यम से सीखने की गुणवत्ता के बजाय प्रदर्शन परिणामों की गति पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। जो उनके लिए हम मॉडल, टेक्टाइल मैप, ये टेक्टाइल पिक्चर्स या फ्लैश कार्ड बनाते हैं, उन सब पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शिक्षक, माता पिता और समाज के अन्य सदस्य संज्ञात्मक विकास की प्रक्रिया में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। प्रमुख चरणों के माध्यम से अच्छा संज्ञात्मक विकास किया जा सकता है। जो हमारा पहला है, मूर्त अनुभवों की आवश्यकता। माता पिता और शिक्षकों को दृष्टिबाधित बच्चे को उसके आसपास की वास्तविक वस्तुओं से अवगत कराने के लिए विभिन्न प्रकार के ठोस अनुभव प्रदान करने का लक्ष्य रखना चाहिए। जो भी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमें लाइव चीज़ें बच्चे को देना चाहिए और उसके द्वारा बताना चाहिए। इस तरह उनके अनुभवों की सीमा और विविधता की सीमा के लिए कुछ हद तक उसके खिलाफ तैयारी करके दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अपरिचित विदेशी वस्तुओं के बारे में ठोसता से 2 तरीक़ों से बचा जा सकता है। सभी मामलों में यदि संभव हो तो बच्चों को स्वयं वस्तु या स्थिति का निरीक्षण करने दे, खुद से फील करने दे, टच करने दे, उसके बारे में जानने दे और उन्हें वस्तु की प्रकृति प्रदान करके यथार्थ बात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और बच्चों को अवलोकन के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। फिर हमारा दूसरा है एकीकृत अनुभवों की आवश्यकता। दृष्टिबाधित बच्चों को वस्तुओं और स्थितियों को उनकी पूर्णता में अनुभव करने में कठिनाई होता है। छूने से केवल उन्हीं वस्तुओं का एक साथ अवलोकन संभव होता है जिन्हें हाथ से नहलाया जा सकता है। बड़ी वस्तुओं को कई क्रमिक स्पर्शों के साथ देखा जाना चाहिए और ज़्यादातर मामलों में उनके केवल कुछ हिस्सों को इस तरह से देखा जा सकता है। दृष्टिबाधित बच्चा अवलोकनों के एकीकरण की अनुमति देता है और अन्य इंद्रियों द्वारा प्राप्त अलग अलग धारणा को स्वतंत्र धारणा बनाते और संयोजित करते हैं। जो अलग अलग से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको एक साथ वो संपूर्ण रूप से संयोजित करके उसके बारे में अपना धारणा बनाते हैं। संपूर्ण चित्र संरचना में संयोजित करने का अनुभव दृष्टिबाधित बच्चों को स्थितियों में उनकी समग्रता में अनुभव करने का अवसर देता है और आंशिक रूप से अनुभवों को एक सार्थक संपूर्णता में एकीकृत करते हैं। हमारा तीसरा है व्यवहारिक सीखने की आवश्यकता। दृष्टिबाधित बच्चों के पास आमतौर पर दृष्टिहानि और इस समस्याग्रस्त अक्षमता के प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप आत्म गतिविधि के लिए काफ़ी कम अवसर होते हैं। इसलिए दृष्टिबाधित बच्चों को अपने दम पर कई चीज़ें करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो वांछनीय है और एक सुविचारित समय अर्थ व्यवस्था में फिट बैठते हैं। ऐसे में उन्हें इसे स्वयं करना सीखना होगा और इस कार्य के लिए प्रयास, समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। जो एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स हमें भी अपनी धैर्य या वो बार बार उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है। तो जैसे एजुकेशनल टूर में है तो इसका एजुकेशनल टूर का क्या क्या फ़ायदा है। जो पहला है इन्हेंस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। बच्चे वहाँ पे जाते हैं तो खुद से नॉलेज या फिर उसके बारे में जो अपनी समझ है वो विकसित करते हैं। प्रमोट्स टीम वर्क एंड सोशल स्किल। अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तो कुछ हमने बच्चे को टीम वर्क करने के लिए बोला या सोशल स्किल्स है वो भी उनका डेवलप्ड होता है। फिर
इनकरेज इंडिपेंडेंट लर्निंग। किसी चीज़ के बारे में वो जानते हैं तो वो इनकरेज होते हैं कि उस चीज़ के बारे में मैं और जानूं, और ख़ुद से उस चीज़ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में पढ़ने का, उसकी जानकारी ये सब इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। फिर प्रोमोट्स क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बारे में अगर उनको क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग करना है, ये कुछ क्रिएट करना है, तो उससे भी वो प्रभावित होते हैं। फिर प्रोवाइड अ ब्रेक फ्रॉम द मोनोटोनी ऑफ क्लासरूम लर्निंग। जो लगातार हम क्लासरूम में बच्चे को पढ़ाते रहते हैं तो कई बार बोर हो जाते हैं, तो इससे भी उनको ब्रेक मिलता है, इंटरवल मिलता है, तो वो कुछ नया चीज़ करने का या प्रयास करने का, या दूसरे जगह गए हैं तो उससे भी उनका इन्वायरमेंटल चेंज हुआ है, उससे भी बहुत बच्चे के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो फिर हमारा अब नेक्स्ट है ग्रीकर। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के सभी चरणों और प्रत्येक चरण की विशेषताओं के बारे में लिखे। ये टॉपिक हमने अच्छे से कवर किया था, आप इसके बारे में लिख सकते हो। दूसरा है संज्ञात्मक विकास को परिभाषित करें, उसका डिफिनेशन लिखना है। फिर तीसरा हमारा संज्ञात्मक विकास की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, जैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। चौथा हमारा दृष्टिहानि के मुख्य वस्तुनिष्ठ प्रभाव क्या है। अगर किसी बच्चे को दृष्टिहानि होगी तो उससे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर हमारा पाँचवा है दृष्टिबाधित बच्चे के शिक्षक के रूप में आप कैसे ऐसे बच्चे के संज्ञात्मक विकास के लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ बना सकते हैं, चुन सकते हैं, और कौन सा बच्चे के लिए कौन सा जो स्ट्रेटेजी है वो फिट बैठेगा। फिर हमारा छठा है दृष्टिबाधित बच्चे के संज्ञात्मक विकास का सेंसरी मोटर चरण दृष्टिवान बच्चों से किस प्रकार भिन्न होता है, इसके बारे में बताना। तो यहाँ पे आज हमारा यूनिट ब्लॉक 2 ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम ब्लॉक 3 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। स्वाध्यायः परमम्